नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, ठीक है। अब तक दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, 2013 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम 2012 के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, चलिए पढ़ते हैं। 2012 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति दोस्तों या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जब किसी उत्पाद के विक्रय में दोस्तों क्या हो, वृद्धि हो, जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब किसी संपत्ति के मूल्य में दोस्तों प्राकृतिक वृद्धि हो। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी दोस्तों लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में क्या हो दोस्तों, वृद्धि हो, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो हम लोगों ने ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस संदर्भ में पहला पॉइंट जो कह रहा है कि जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। जबकि जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, और जो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो यह दोनों दोस्त हमारे क्या हैं, यह दोनों दोस्तों हमारे क्या हैं, कैपिटल प्रॉफिट हैं। जबकि फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इसकी देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पूंजी से आशय दोस्तों मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती है। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होती हैं दोस्तों, जैसे मशीन, प्लांट, भवन आदि। पूंजीगत लाभ ऐसा लाभ है दोस्तों जो एक व्यक्ति या कंपनी अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त करता है। चूंकि इन परिसंपत्तियों से दोस्तों लाभ प्राप्त होता, अतः इन पर सरकार को कर देना होता है, जिसे दोस्तों पूंजीगत लाभ कहते हैं, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्तियां जिनसे दोस्तों पूंजीगत लाभ होता है वे हैं, ठीक है। फिर से पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों कि पूंजी से आशय यानी कि दोस्तों कैपिटल से आशय है मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। ये उत्पादन क्रिया में दोस्तों समाप्त नहीं होती हैं, जैसे मशीन, प्लांट, भवन आदि। पूंजीगत लाभ ऐसा लाभ है जो एक व्यक्ति या कंपनी अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त करता है। कह रहा है कि चूंकि इन परिसंपत्तियों से लाभ प्राप्त होता, अतः इन पर सरकार को कर देना होता है, ठीक है। जिसे दोस्तों हम पूंजीगत लाभ कर कहते हैं, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्तियां जिन्हें दोस्तों पूंजीगत लाभ होता है, वहां पे दोस्तों कौन कौन सी संपत्तियां हैं, देखिएगा। यहां पे सारी दोस्तों वे संपत्तियां दी गई हैं जिनसे हमें क्या होता है, पूंजीगत लाभ होता है। तो पहला पढ़िएगा, वह है दोस्तों पहला है दोस्तों हमारा लैंड। लेकिन लैंड में भी दोस्तों याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर, यानी कि भूमि में दोस्तों हम कृषि भूमि को छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिएगा कि भवन, फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी, ठीक है, कच्चे पदार्थों अथवा अंतिम उत्पादों को छोड़कर। फिर देखिएगा, भवन, फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी, और कह रहा है कि कच्चे पदार्थों अथवा अंतिम उत्पादों को छोड़कर। फिर देखिएगा, शेयर हो गए दोस्तों हमारे, डिवेंचर हो गए, म्यूचुअल फंड आदि हो गए, ये सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए, भूमि हो गया दोस्तों, भूमि में याद रखिएगा एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर, ठीक है। फिर है हमारा भवन हो गया, फैक्ट्री हो गया, प्लांट हो गया और मशीनरी हो गया, कच्चे पदार्थों अथवा अंतिम उत्पादों को छोड़कर। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड आदि। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए देखिएगा आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखेंगे क्या दिए गए हैं हमारे आगे के पॉइंट, वह भी हमारे इंपॉर्टेंट है। व्याख्या हम सारे प्रश्नों की देखते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखिए क्या करे ये दोस्तों, व्याख्या देखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए पढ़िए, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि आभूषण हो गए, ठीक है, पेंटिंग हो गया, मूर्ति और अन्य पुरातात्विक संग्रहण आदि भी दोस्तों हमारे क्या हैं, यह हमारे पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आभूषण, पेंटिंग, मूर्ति और अन्य पुरातात्विक संग्रहण आदि। कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि पूंजीगत लाभ कर दोस्तों एक हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि यह व्यक्ति की आय और संपदा पर लगाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि आभूषण, पेंटिंग, मूर्ति और अन्य पुरातात्विक संग्रहण भी दोस्तों हमारे क्या हैं, पूंजीगत परिसंपत्ति
संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। और उल्लेखनीय है दोस्तों कि पूंजीगत लाभ कर एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि यह व्यक्ति की आय और संपदा पर लगाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे 2012 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या दोस्तों समाविष्ट होंगी। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में दोस्तों विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है दोस्तों भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से दोस्तों वित्त पोषित कंपनियां। और चौथा कह रहा है दोस्तों पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, बिल्कुल दोस्तों। फिर कह रहा है कि भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, यह भी पॉइंट हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ठीक है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि पोर्टफोलियो निवेश, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इस संदर्भ में ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न हम लोग एक बार और पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें दोस्तों भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में दोस्तों विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है हमारा दोस्तों की याद रखिएगा कि भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। और फोर्थ कह रहा है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो इस संदर्भ में ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भारत में दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में हमारे निम्नांकित समाविष्ट हैं। चलिए पहला देखिएगा, कह रहा है कि एक अनिवासी इकाई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के नागरिक व इकाई केवल सरकारी मार्ग से ही निवेश कर सकते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दोस्तों उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निम्नांकित समाविष्ट है। पहला पॉइंट कह रहा है कि एक अनिवासी इकाई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती है, ठीक है। कह रहा है कि बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के नागरिक व इकाई केवल सरकारी मार्ग से ही निवेश कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि अनिवासी भारतीय दोस्तों नेपाल व भूटान में निवासित और नेपाल तथा भूटान के नागरिक एफडीआई स्कीम के तहत भारतीय कंपनियों के शेयरों व परिवर्तनीय डिवेंचर्स में निवेश कर सकते हैं। फिर पढ़िएगा कि अनिवासी भारतीय नेपाल व भूटान में निवासित और नेपाल तथा भूटान के नागरिक एफडीआई स्कीम के तहत दोस्तों भारतीय कंपनियों के शेयरों व परिवर्तनीय डिवेंचर्स में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय 2003 से भारत में एफडीआई रास्ते से निवेश नहीं कर सकते। क्या है देखिएगा, ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय 2003 से भारत में एफडीआई रास्ते से निवेश नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों की क्या है, सहायक कंपनियां, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, जो पॉइंट हमारे प्रश्न में भी दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक। फिर कह रहा है दोस्तों विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। और फिर कह रहा है हमारा कि लिमिटेड दोस्तों लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत गठित व पंजीकृत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सरकारी अनुमत मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार करने के योग्य बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखिएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत गठित व पंजीकृत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सरकारी अनुमत मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार करने के योग्य बनाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, यानी कि दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा है। कह रहा है में भी कुछ निश्चित शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दोस्तों अनुमति है, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी में भी कुछ निश्चित शर्तों के अधीन दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, ठीक है। चलिए 2012 में पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है 2012 में, उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक निर्धारित करता है। सेकंड कह रहा है दोस्तों कि संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व बैंक निर्धारित करता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है, इससे निर्धारित होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है, इससे निर्धारित होता है दोस्तों हमारा क्या है, मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य। फिर दोस्तों जो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रही है दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या। यह दोस्तों 2012 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, देखते रहिए, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या हमारी क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों किसी एक मुद्रा की ताकत इस बात से मापी जाती है, क्या है, ध्यानपूर्वक फिर से पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी एक मुद्रा की ताकत दोस्तों इस बात से मापी जाती है कि उस मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कितना मूल्य है। ठीक है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोस्तों मुद्रा की कीमत उसी तरह निर्धारित होती है जिस प्रकार बाजार में किसी अन्य वस्तु की। कह रहा है कि इसका आशय है कि मांग और आपूर्ति कारक ही मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं। कह रहा है डॉलर की मांग अधिक होने के कारण ही उसका मूल्य दोस्तों ऊंचा है। कह रहा है कि इसकी मांग के कारण ही इसका मूल्य निर्धारित होता है। विश्व बैंक की इस कार्य में भूमिका नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि किसी एक मुद्रा की ताकत इस बात से मापी जाती है कि उस मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष दोस्तों कितना मूल्य है। ठीक है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोस्तों मुद्रा की कीमत उसी तरह निर्धारित होती है जिस प्रकार बाजार में किसी अन्य वस्तु की। ठीक है, कह रहा है कि इसका आशय है कि मांग और आपूर्ति कारक ही दोस्तों क्या है, हमारा मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं। कह रहा है कि डॉलर की मांग अधिक होने के कारण ही उसका मूल्य दोस्तों ऊंचा है। इसकी मांग के कारण ही इसका मूल्य दोस्तों क्या है, निर्धारित होता है। विश्व बैंक की इस कार्य में दोस्तों भूमिका नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि किसी देश की मुद्रा की मांग दो बातों पर निर्भर करती है। देश का निर्यात दोस्तों जिसे अन्य देश खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्या है, देश का निर्यात जिसे अन्य देश खरीदने की इच्छा रखते। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उस मुद्रा अथवा परिसंपत्ति जिसमें उस मुद्रा को दोस्तों डिनोमिनेट किया गया है में लोगों के निवेश की इच्छा। निर्यात में वृद्धि मुद्रा की मांग में वृद्धि करती है और मुद्रा मजबूत होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है उल्लेखनीय है कि किसी देश की मुद्रा की मांग दो बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि देश का निर्यात जिसे अन्य देश खरीदने की इच्छा रखते हैं, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उस मुद्रा अथवा परिसंपत्ति जिसमें दोस्तों उस मुद्रा को डिनोमिनेट किया गया है में लोगों के निवेश की इच्छा। निर्यात में वृद्धि मुद्रा की मांग में वृद्धि करती है और मुद्रा मजबूत होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों 2012 के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे दोस्तों 2011 के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं हमारे 2011 के प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, क्या है दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक हमारा क्या कह रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन, क्या है, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन, तो कह रहा है दोस्तों हमारा क्या था, निर्यात था, आयात था, उत्पादन था या उपभोग था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था कि आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का क्या है दोस्तों, भारत में आगमन हमारा क्या था, निर्यात था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है दोस्तों क्या है कि भुगतान संतुलन की धारणा के अंतर्गत चालू खाता और पूंजी खाते की बात की जाती है। चालू खाते के अंतर्गत एक मद दोस्तों अदृश्य निर्यात की होती है। ठीक है, विदेशियों द्वारा भारत में किया गया पर्यटन व उसकी प्राप्तियां इन्हीं अदृश्य सेवाओं के रूप में निर्यात का भाग होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। क्या है? आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, निर्यात था दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन क्या है दोस्तों? एक निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट है। ठीक है, कह रहा है कि यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भुगतान संतुलन की धारणा के अंतर्गत यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की धारणा के अंतर्गत दोस्तों हमारा क्या है? चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, और कह रहा है दोस्तों पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात की जाती है। कह रहा है कि चालू खाते के अंतर्गत एक मद दोस्तों अदृश्य निर्यात की होती है। कह रहा है कि विदेशियों द्वारा भारत में किया गया पर्यटन व उसकी प्राप्तियां इन्हीं दोस्तों अदृश्य सेवाओं के रूप में निर्यात का भाग होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा दोस्तों लिए जा सकते हैं। क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई से दोस्तों अधिक निधि आए। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, दूसरा कह रहा है निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, तीसरा कह रहा है उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में दोस्तों अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई से अधिक निधि आए। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी क्रिया या क्रियाएं दोस्तों चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है यानी कि दोस्तों हमारा कि कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों हमारा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। क्या है? घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, यह दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट पॉइंट होगा। ठीक है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कह रहा है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। तो यह पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है? गलत होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जबकि कह रहा है कि उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में दोस्तों अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई से अधिक निधि आए। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा सही है, सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या है हमारी घरेलू मुद्रा का क्या है? डीवैल्यूएशन। ठीक है, अवमूल्यन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में दोस्तों अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई से दोस्तों अधिक निधि आए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या कह रहा है? व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि भुगतान संतुलन की धारणा के तहत दोस्तों चालू खाते के घटकों में शामिल हैं निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन, अदृश्य दोस्तों सकल मद जैसे दोस्तों सेवाएं, हस्तांतरण और आय। ठीक है, चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य क्या है? आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से कम होता है। सरल शब्दों में कहें तो आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भुगतान संतुलन की धारणा के तहत दोस्तों चालू खाते के घटकों में शामिल है निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन, अदृश्य सकल मद जैसे दोस्तों सेवाएं, हस्तांतरण और आय। ठीक है, कह रहा है कि चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भुगतान संतुलन की धारणा के तहत चालू खाते के घटकों में शामिल है निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन, अदृश्य सकल मद जैसे दोस्तों सेवाएं, हस्तांतरण और आय। कह रहा है कि चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से कम होता है। सरल शब्दों में कहें तो आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी। ठीक है, फिर देखिएगा एक बार और पढ़ेंगे कि भुगतान संतुलन की धारणा के तहत चालू खाते के घटकों में शामिल है। ध्यान देखिएगा, पहला कह रहा है निर्यात, आयात, सेकंड कह रहा है व्यापार संतुलन, फिर कह रहा है दोस्तों अदृश्य हमारे सकल मद। ठीक है, जैसे दोस्तों सेवाएं, हस्तांतरण और आय। कह रहा है कि चालू खाता घाटा क्या है? देखिएगा, कह रहा है कि चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य दोस्तों क्या होता है? आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से कम होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ आगे भी इसकी दोस्तों व्याख्या दी गई है, उसको भी हम देख लेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है आगे की व्याख्या। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है हमारा कि चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से कम होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो आयात में वृद्धि दोस्तों और क्या होती है, निर्यात में कमी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू खाता घाटा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा संस्थागत विदेशी निवेश दोस्तों, ठीक है, कह रहा है दोनों ही किसी देश में दोस्तों निवेश से संबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से दोस्तों क्या है, व्यक्त करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि दोस्तों एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेश जिसे दोस्तों क्या है, संस्थागत विदेशी निवेशक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एफआईआई, दोनों ही दोस्तों किसी देश में निवेश से संबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, एफआईआई दोस्तों, ठीक है, हमारा व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एफआईआई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेशक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि एफडीआई को हम कहते हैं दोस्तों क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, कह रहा है प्रश्न हमारा पढ़िएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेशक, ठीक है, दोनों ही दोस्तों किसी देश में निवेश से संबद्ध हैं और निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। यानी कि दोस्तों जो हमारे संस्थागत विदेशी निवेशक होते हैं यह व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हैं, जबकि दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही दोस्तों सीमित होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, व्याख्या पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से दोस्तों आशय हमारा विदेशी कंपनियों द्वारा एक देश की कंपनी के भौतिक पूंजी क्या है, संपत्तियों, प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंट्री आदि में निवेश करने से है। फिर पढ़िएगा, एफडीआई यानी कि दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारा क्या है, इससे निवेश से आशय है कि विदेशी कंपनियों द्वारा एक देश की कंपनी की क्या है, कंपनी में भौतिक पूंजी, संपत्तियों, प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंट्री आदि में निवेश करने से। फिर पढ़िएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय है विदेशी कंपनियों द्वारा एक देश की कंपनी में भौतिक पूंजी, संपत्तियों यानी कि प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंट्री आदि में निवेश करने से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत दोस्तों निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता है तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था बैंक, विनियोग फंड या डिपॉजिटरी के माध्यम से होती है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से दोस्तों वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता है तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था बैंक, विनियोग फंड या डिपॉजिटरी के माध्यम से होती है। फिर पढ़िएगा कि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था दोस्तों बैंक, विनियोग फंड या डिपॉजिटरी के माध्यम से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे, एफआईआईज के बारे में। कह रहा है हमारा विदेशी संस्थागत निवेशक को भारत के संदर्भ में बाहरी कंपनियों तथा संस्थाओं के रूप में लिया जाता है जो भारत के वित्तीय बाजार में वर्तमान में प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाजार में निवेश करते हैं। इन वित्तीय बाजारों में दोस्तों हेज फंड है, बीमा कंपनी है, पेंशन फंड है तथा म्यूचुअल फंड शामिल। पहले ये केवल द्वितीयक बाजार में निवेश करने के लिए स्वीकृत थे। फिर देखिएगा, कह रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक को भारत के संदर्भ में बाहरी कंपनियों तथा संस्थाओं के रूप में लिया जाता जो भारत के वित्तीय बाजार में वर्तमान में दोस्तों प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाजार में निवेश करते हैं। इन वित्तीय बाजारों में हेज फंड आता है, बीमा कंपनी आता है, पेंशन फंड तथा म्यूचुअल फंड शामिल है। ठीक है, पहले ये केवल द्वितीयक बाजार में निवेश करने के लिए स्वीकृत थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाजार में भाग लेने के लिए सेबी से पंजीकृत होना आवश्यक है। क्या है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाजार में भाग लेने के लिए सेबी से पंजीकृत होना आवश्यक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा जो विदेशी संस्थागत निवेशक है यह व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हैं, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। यही हमारा दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर भी था। फिर पढ़िएगा, जो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं ये व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हैं, जबकि जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसका लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों एफडीआई को एफआईआई की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह उत्पादन में वृद्धि करता है, बेहतर वस्तुओं व सेवाओं को लाता है, रोजगार अवसरों का सृजन करता है और करों के जरिए सरकार के लिए राजस्व के अवसरों का भी सृजन करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों एफडीआई को हम क्या करते हैं दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तुलना में अधिक लाभकारी मानते हैं। क्योंकि दोस्तों यह उत्पादन में वृद्धि करता, बेहतर वस्तुओं व सेवाओं को लाता है, रोजगार अवसरों का सृजन करता है और करों के जरिए सरकार के लिए राजस्व के अवसरों का भी सृजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे केवल स्टॉक एक्सचेंजों को विस्तृत करता है और उन्हें मजबूती देता है। फिर देखिएगा, कह रहा है विदेशी संस्थागत निवेशक केवल दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजों को विस्तृत करता है और उन्हें मजबूती देता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है हमारा विदेशी संस्थागत निवेशक दोस्तों जो होते हैं, कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में तेजी से निवेश करने और तेजी से निवेश वापस खींचने की स्वतंत्रता के चलते यह एफडीआई की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है। फिर देखिएगा, एफआईआई के स्टॉक मार्केट में तेजी से निवेश करने और तेजी से निवेश वापस खींचने की स्वतंत्रता के चलते यह एफडीआई की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और आगामी परीक्षा 16 जून 2024 को जो लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में क्या होता है, प्रश्न नहीं रिपीट करते लेकिन दोस्तों फैक्ट हमारे जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए फैक्ट को आप लोग जितने भी व्याख्या हम लोग करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे 2011 में पूछे गए आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अवसंरचना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी संबंधित सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 2023 से प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और 2011 तक जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 में पूछे गए प्रश्न को। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि किफायती आवास। सेकंड कह रहा है दोस्तों सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। फिर थर्ड हम करेंगे स्वास्थ्य देखभाल और चौथा करेंगे दोस्तों पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, किफायती आवास। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। थर्ड कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल। चौथा कह रहा है दोस्तों पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने पर यूएनओपीएस आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल यानी कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। फिर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं फिर से। कह रहा है 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों किफायती आवास, दूसरा कह रहा है सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, थर्ड कह रहा है दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल और चौथा कह रहा है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, फिर से देखिएगा व्याख्या क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितनों पर दोस्तों यूएनओपीएस आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल यानी कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I भी कहते हैं अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल एक, ऑप्शन ए फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक हम राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा दोस्तों S3I जिसे हम कहते हैं दोस्तों सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ठीक है, कह रहा है हमारा कि S3I ने राजस्थान में स्थित दोस्तों 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश करने हेतु महत्वपूर्ण शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कह रहा है कि S3I जिसे हम कहेंगे दोस्तों सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन का लक्ष्य है दोस्तों रणनीतिक और संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग करते हुए विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना, जो कि दोस्तों किफायती आवास, नवीकरणीय
नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य के अपने अनिवार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अतः विकल्प सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक चीज देखिए, यहाँ सही उत्तर ऑप्शन ए दिया गया है, लेकिन हम प्रश्न में व्याख्या में दोस्तों ऑप्शन सी दिया गया है, तो इसको दोस्तों हम सही करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए मार्क ना करके हम इसको मार्क करेंगे ऑप्शन सी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल 3 इसमें, यानी कि दोस्तों जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं इनमें 3 कथन हमारे सही हैं, 1 पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे व्याख्या। देखिए, प्रश्न को भी पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों किफायती आवास। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। थर्ड कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल। चौथा कह रहा है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने पर दोस्तों हमारा यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, जिसे हम कहेंगे सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I, अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों यहां दिया गया है ए, लेकिन व्याख्या में दिया गया है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि जो ऊपर हमारे पॉइंट दिए गए हैं इनमें 3 पॉइंट सही दिए गए हैं, जबकि 1 पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है हमारा कि S3I, जिसे हम कहेंगे दोस्तों सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ने राजस्थान में स्थित 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में क्या किया है दोस्तों, निवेश करने हेतु महत्वपूर्ण शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। S3I कह रहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन का लक्ष्य क्या है। देखिएगा, इसका लक्ष्य है दोस्तों रणनीतिक और संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग करते हुए, ठीक है, विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना, जो दोस्तों किफायती आवास। ठीक है, फिर क्या है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य के अपने अनिवार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल प्रश्न में हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह हमारा क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर मार्क करेंगे इसमें हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों हमारा किफायती आवास, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य देखभाल, यह भी पॉइंट हमारा सही है। और जो कह रहा है कि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही है। जबकि जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तो इस संदर्भ में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही दिया गया है, सेकंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। चलिए अब बढ़ेंगे 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, 2021 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों, क्या है, फिर देखिएगा, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कथन कारण का प्रश्न है। देखिएगा, कह रहा है कथन सेकंड हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए, कि कह रहा है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन दोस्तों क्या है, हमारे आधारिक संरचना निवेश न्यासों को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो मार्क करेंगे, उससे पहले प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। पहला कथन हमारा कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों यानी कि इनबिट्स में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश हमारा कर योग्य है। कथन सेकंड पढ़िएगा कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन दोस्तों हमारा क्या है, इनबिट्स, जिसे हम कहेंगे आधारिक संरचना निवेश न्यासों को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें बिल्कुल हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों कथन एक हमारा जो दिया गया है वह गलत है, जबकि दोस्तों हमारा कथन सेकंड जो दिया गया है या इस संदर्भ में सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, क्या दी गई है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है व्याख्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। कह रहा है ब्याज आय जो दोस्तों क्या है, इनबिट यहाँ क्या है दोस्तों, आधारिक संरचना निवेश न्यास, कह रहा है अपने अंतर्निहित SPV से प्राप्त करती है तथा यूनिट धारकों को हस्तांतरित करती है, उस पर कर लगाया जाता है।
कह रहा है कि इनबिट दोस्तों जो लाभांश प्रदान करता है उस पर भी टैक्स लगता है। ब्याज और लाभांश दोनों पर आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। यहाँ वह लागू होता है जहाँ इनबिट ने अधिनियम की धारा क्या है 115(b)(a) के तहत कराधान का विकल्प चुना है। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि ब्याज आय से क्या है, ब्याज आय जो दोस्तों इनबिट क्या है, आधारिक संरचना निवेश न्यास अपने अंतर्निहित एसपीबी से प्राप्त करती है तथा यूनिट धारकों को हस्तांतरित करती है, उस पर कर लगाया जाता है। कह रहा है कि इनबिट जो लाभांश प्रदान करता है उस पर भी टैक्स लगता है। ब्याज और लाभांश दोनों पर आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। यहां वह लागू होता है जहां इनबिट ने अधिनियम की धारा 115(b)(a) के तहत कराधान का विकल्प चुना है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहा है इनबिट्स क्या है, तो आधारिक संरचना निवेश न्यास। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इनबिट्स को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब इन कानूनों के तहत एक पूल निवेश वाहन को उधारकर्ता माना जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि इनबिट या REIT द्वारा जारी सूचीबद्ध क्या है, सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों हेतु एक डिबेंचर ट्रस्टी सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र का उपयोग कर सकता है। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, इनबिट्स को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत दोस्तों क्या है, उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है और सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली अधिनियम में संशोधन किया गया। अब इन कानूनों के तहत एक पूल निवेश वाहन को उधारकर्ता माना जा सकता है। और फिर कह रहा है कि इसका मतलब है कि इनबिट या REIT द्वारा जारी सूचीबद्ध सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों हेतु एक डिबेंचर ट्रस्टी सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र का उपयोग कर सकता। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 2017 में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 2017 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। पढ़िएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह नीति आयोग का एक अंग है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में इसकी कॉर्पस रुपए दोस्तों क्या है, 4 लाख करोड़ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखिएगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने को कह रहा है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। फिर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं। फिर देखिएगा, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह नीति आयोग का एक अंग है और सेकंड कह रहा है कि वर्तमान में इसकी कॉर्पस दोस्तों रुपए 4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या चलिए देखते हैं क्या कह रही है। ठीक है, चलिए देखिएगा, व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी के लिए विकास के सपने को साकार करने के लिए क्या है, देखिए कह रहा है कि सभी के लिए विकास के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। फिर देखिएगा, चूंकि बुनियादी ढांचे के निवेश में दीर्घकालिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना का प्रस्ताव एक अर्ध सार्वभौमिक संपदा निधि के रूप में 2015 के बजट में किया था। यह नीति आयोग से संबंधित नहीं है, अतः कथन एक गलत है। और वर्तमान में इसकी कॉर्पस दोस्तों 4 लाख ना होकर रुपए 40,000 करोड़ है। अतः कथन सेकंड भी हमारा गलत है। फिर पढ़िएगा कि सभी के लिए विकास के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। चूंकि बुनियादी ढांचे के निवेश में दीर्घकालिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना का प्रस्ताव एक अर्ध सार्वभौमिक संपदा निधि के रूप में 2015 के बजट में किया था। यह नीति आयोग से संबंधित नहीं है, अतः कथन एक गलत है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस दोस्तों 4 लाख करोड़ ना होकर 40,000 करोड़ है। अतः कथन सेकंड भी हमारा गलत दिया गया है, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे 2017 में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कह रहा है कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। कह रहा है हमारा कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। यह क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्या है देखिएगा,
कि एक गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न में कह रहा था कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब व्याख्या भी देख लेते हैं इस प्रश्न की, क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या हम। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, सरकारों दोस्तों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के निवेशकों और फाइनेंसरों के बीच एक क्या है, साझेदारी है। यह जटिल परियोजनाओं को तैयार करने, संरचित करने और कार्यान्वित करने में सहयोग करने का एक नया तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। और कह रहा है कि इसे विश्व बैंक द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ किया गया। फिर पढ़िएगा कि सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा दोस्तों यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारी क्या है, सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के निवेशकों और फाइनेंसरों के बीच एक साझेदारी है और यह जटिल परियोजनाओं को तैयार करने, संरचित करने और कार्यान्वित करने में सहयोग करने का एक नया तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई। इसे विश्व बैंक द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। 2016 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सरकार की योजना उदय का एक प्रायोजन है। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रायोजन है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। चलिए फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रायोजन है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पढ़िए व्याख्या क्या दी गई है, देखिएगा। 5 नवंबर 2015 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसे हम उदय भी कहते हैं, या उदय को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का लक्ष्य है दोस्तों विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और उनके पुनरुत्थान का प्रबंध करना है। और इस योजना द्वारा सभी लोगों को 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अतः कथन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर पढ़िएगा कि 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी कि उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे उदय, को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का लक्ष्य है विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और उनके पुनरुत्थान का प्रबंध करना। इस योजना द्वारा सभी लोगों को 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चलिए उदय की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना चलाई गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना चलाई गई। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है कि उदय योजना में शामिल होने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि उदय योजना में शामिल होने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों, हमारा झारखंड है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, उदय योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में चलिए दोस्तों देखेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, उदय योजना की वर्तमान स्थिति, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है हमारा, उदय योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा।
पहला पॉइंट कह रहा है कि अभी तक इस योजना से दोस्तों 15 राज्य क्या है हमारे जुड़ चुके हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि अभी तक इस योजना से 15 राज्य हमारे जुड़ चुके हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखिएगा, अगर ये सभी 15 राज्य योजना लागू कर देते तो बिजली कंपनियों पर बकाया दोस्तों क्या है रुपए 4.5 लाख करोड़ के कर्ज के भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर देखिएगा कि अगर ये सभी 15 राज्य योजना लागू कर देते तो बिजली कंपनियों पर बकाया रुपए 4.5 लाख करोड़ के कर्ज के भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि राज्य सरकारें अब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने का कार्य तेजी से लागू कर सकेंगी। वर्ष 19-20 तक उन सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि राज्य सरकारें अब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने का कार्य तेजी से लागू कर सकेंगी और वर्ष 2019-20 तक उन सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उदय योजना के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि उदय योजना के अंतर्गत पहला पॉइंट कह रहा है कि राज्य की सरकारी कंपनियों के सभी बकाये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। फिर देखिएगा कह रहा है कि उदय योजना के अंतर्गत राज्य की सरकारी कंपनियों के सभी बकाये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। सेकंड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि कर्ज देने वाले बैंक व वित्तीय संस्थान बकाये कर्ज पर अब नया ब्याज नहीं लगाएंगे। क्या है, कर्ज देने वाले बैंक व वित्तीय संस्थान बकाये कर्ज पर अब नया ब्याज नहीं लगाएंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि वितरण कंपनी की बकाया राशि के बराबर बॉन्ड जारी होंगे। क्या है, वितरण कंपनी की बकाया राशि के बराबर बॉन्ड जारी होंगे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कोयला मंत्रालय राज्य के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला देंगे। क्या है, कोयला मंत्रालय राज्य के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला देंगे। और फिर कह रहा है दोस्तों अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। फिर देखिए उदय योजना के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि राज्य की सरकारी कंपनियों के सभी बकाये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा कि कर्ज देने वाले बैंक व वित्तीय संस्थान बकाये कर्ज पर अब नया ब्याज नहीं लगाएंगे। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वितरण कंपनी की बकाया राशि के बराबर बॉन्ड जारी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि कोयला मंत्रालय राज्य के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला देंगे। और फिर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। चलिए 2015 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या प्रश्न हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से पूछे गए थे 2015 में, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं इरेडा, ठीक है, कह रहा है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। फिर पढ़िएगा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, यानी कि हमारा क्या है दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखिएगा कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर मार्क करें। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। और सेकंड कह रहा है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। और सेकंड कह रहा है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इंडियन क्या है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इस एजेंसी से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि हमारे निम्नवत दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले हम ऊपर की व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे। देखिएगा कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक क्या है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इस एजेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और जिनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़िएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2015 में दोस्तों मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। फिर पढ़िएगा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2015 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है जिसे दोस्तों 1987 यानी कि 1987 में एनबीएफसी के रूप में गठित किया गया था और इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों शाश्वत ऊर्जा यानी कि एनर्जी फॉर एवर। ठीक है। फिर देखिएगा
कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2015 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसे दोस्तों 1987 में एनबीएफसी के रूप में गठित किया गया था। और इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों शाश्वत ऊर्जा यानी कि एनर्जी फॉर एवर। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। और व्याख्या भी साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न के साथ आप लोग व्याख्या भी ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी जो 16 जून 2024 को परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। टॉपिक चल रहा है दोस्तों हमारा अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए 2015 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी हम लोगों ने इरेडा के बारे में पढ़ा, जिसकी व्याख्या भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है तो उसको हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए देखते रहें क्या है आगे। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रश्नों को, जो कि हमारे 2023 में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा मानव संसाधन विकास। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, 2023 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों जननांकीय निष्पादन। क्या है? जननांकीय निष्पादन। सेकंड कह रहा है वन और पारिस्थितिकी। थर्ड कह रहा है दोस्तों शासन सुधार। फोर्थ कह रहा है स्थिर सरकार और फिफ्थ कह रहा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। ठीक है, कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा क्या है दोस्तों निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नांकित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जननांकीय निष्पादन। सेकंड कह रहा है वन और पारिस्थितिकी। थर्ड कह रहा है शासन सुधार। फोर्थ कह रहा है स्थिर सरकार। पांचवा कह रहा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी केवल 3। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए देखिएगा, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। देखिएगा, कह रहा है हमारा कि समस्तर कर अवक्रमण हेतु 15वें वित्त आयोग ने मानदंड यानी कि निकष के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया है। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा जनसंख्या। सेकंड कह रहा है दोस्तों आय अंतराल। फिर कह रहा है दोस्तों क्षेत्रफल। फिर कह रहा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। फिर है वन और पारिस्थितिकी। फिर है दोस्तों हमारा जननांकीय निष्पादन। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण हेतु 15वें वित्त आयोग ने मानदंड यानी निकष के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया है। वह हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जनसंख्या। फिर हो जाएगा आय अंतराल। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्षेत्रफल। फिर है कर एवं राजकोषीय प्रयास। फिर हो जाएगा वन और पारिस्थितिकी और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जननांकीय निष्पादन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ एक बार और बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे सही होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मार्क करेंगे वह है हमारा क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले हम मार्क करेंगे वह है जननांकीय निष्पादन। क्या है? जननांकीय निष्पादन होगा दोस्तों, और हमारा वन और पारिस्थितिकी भी होगा। ठीक है, और क्या हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह हम मार्क करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वह हम मार्क करेंगे कर एवं राजकोषीय प्रयास। क्या है? कर एवं राजकोषीय प्रयास। यानी कि दोस्तों हमारे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पॉइंट सही दिए गए हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोस्तों हमारे क्या है, बिल्कुल गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है जननांकीय निष्पादन। सेकंड कह रहा है वन और पारिस्थितिकी। थर्ड कह रहा है शासन सुधार। फोर्थ कह रहा है स्थिर सरकार। पांचवा कह रहा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि केवल थर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि जननांकीय निष्पादन। फिर होगा सेकंड वन और पारिस्थितिकी और फिफ्थ होगा कर एवं राजकोषीय प्रयास। जबकि शासन सुधार एवं स्थिर सरकार पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या हम देखेंगे
क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है हमारा कि समस्तर कर अवक्रमण हेतु 15वें वित्त आयोग ने मानदंड निकष के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे जनसंख्या, सेकंड पढ़ेंगे आय अंतराल, थर्ड है हमारा दोस्तों क्षेत्रफल, फिर है कर एवं राजकोषीय प्रयास, फिर है वन और पारिस्थितिकी, और फिर है दोस्तों जननांकीय निष्पादन। चलिए क्राइटेरिया देखेंगे और कितना दोस्तों वेटेज दिया गया उसका परसेंटेज भी देखेंगे। सबसे पहले है दोस्तों हमारा पॉपुलेशन, जिसका वेट परसेंट है दोस्तों 15%, ठीक है। एरिया हमारा है 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है दोस्तों 10%, इनकम डिस्टेंस है दोस्तों 45%, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स है 2.5%, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है दोस्तों 12.5%, टोटल हमारा 100, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों हमारा पॉपुलेशन को वेट दिया गया है 15%, एरिया को दिया गया है दोस्तों 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया गया है 10%, इनकम डिस्टेंस को दिया गया है 45%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को दिया गया है 2.5%, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया गया है 12.5%, टोटल हमारे दिए गए हैं दोस्तों 100, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा मानव संसाधन विकास से पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है, कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि भारत की दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर देखिएगा कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत के दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य दोस्तों प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए कह रहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि कथन एक कह रहा है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य हमारा प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कथन एक बिल्कुल गलत दिया गया है, किंतु कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। व्याख्या हमारा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या कह रहा है इस प्रश्न की। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की। व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसे हम कहेंगे ABHWC, को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सभी उम्र के लोगों के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं उपशामक देखभाल में एक व्यापक श्रेणी की सेवाओं के चयनात्मक स्वास्थ्य देखभाल में होने वाली कमी हेतु शुरू किया गया था, अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर से पढ़िएगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि ABHWC को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सभी उम्र के लोगों के लिए क्या है दोस्तों, देखिएगा, निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल में एक व्यापक श्रेणी की सेवाओं के चयनात्मक स्वास्थ्य देखभाल में होने वाली कमी हेतु शुरू किया गया था, कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिएगा कि आयुष्मान भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि पुरुष एवं महिला एवं आशा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / हमारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार भी एक प्रमुख क्या है दोस्तों, हितधारक है, अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को दोस्तों आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सभी उम्र के लोगों के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं उपशामक देखभाल में एक व्यापक श्रेणी की सेवाओं के चयनात्मक स्वास्थ्य देखभाल में होने वाली कमी हेतु शुरू किया गया था, अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि आयुष्मान भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि पुरुष एवं महिला एवं आशा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता, लेकिन तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार भी एक प्रमुख हितधारक है, अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है। चलिए 2019 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा मानव संसाधन विकास टॉपिक से पूछा गया था। चलिए पढ़िएगा। कह रहा है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, ठीक है। फिर देखिएगा अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कि कह रहा है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। चलिए
अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन दोस्तों नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, यह देश की दोस्तों नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित भावी जरूरतों पर विस्तृत अध्ययन व विचार विमर्श पर आधारित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नीति आयोग हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर पढ़िएगा व्याख्या कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। यह देश की दोस्तों नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित भावी जरूरतों पर विस्तृत अध्ययन व विचार विमर्श पर आधारित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। 2018 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2018 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला पॉइंट कह रहा है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते। सेकंड कह रहा है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है। और फोर्थ कह रहा है अगोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। यानी कि इस संदर्भ में दोस्तों जो सेकंड पॉइंट दिया गया है और फोर्थ पॉइंट ये हमारे सही हैं, जबकि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हम बिल्कुल गलत मार्क करेंगे। फिर पढ़िएगा, कह रहा है हमारा दोस्तों की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, फिर पढ़िएगा कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती जिसके द्वारा पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। क्या है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है, बिल्कुल गलत है। और जो फोर्थ कह रहा है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तो सेकंड और फोर्थ हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल राइट आंसर होगी। चलिए व्याख्या इस प्रश्न की देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखेंगे। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों पढ़िएगा कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होती है। जो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती, इससे निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी निर्माण में सहायक होता। फिर पढ़िएगा, वहीं अगोचर धन हमारे स्वयं व समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों एकता, ईमानदारी, ज्ञान आदि के विकास से संबंधित है जो हमारी संपत्ति व ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः कथन सेकंड और फोर्थ हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। एक बार और पढ़ लेते हैं कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होती है। जो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती, इससे निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी निर्माण में क्या है दोस्तों, सहायक होता। वहीं अगोचर धन हमारे स्वयं व समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों एकता, ईमानदारी, ज्ञान आदि के विकास से संबंधित है जो हमारी संपत्ति व ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसीलिए ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तब तक लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।